हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेके आ गया आपके लिए एक और नई वीडियो। सो गाइस, इस सेगमेंट की हमारे चैनल पे ये पहली वीडियो होने वाली है, Q&A वीडियो। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि मैंने अभी रिसेंटली क्रेटा 2024 के ऊपर वीडियो डाली है, जो कि हमने खुद खरीदी है। अब क्योंकि वो बेस वेरिएंट है तो उसमें थोड़े से हमने अपग्रेड्स करवाए हैं, कुछ शोरूम से ही करवाए हैं, कुछ मैंने आफ्टर मार्केट करवाए हैं। किन चीज़ों से आपको इफेक्ट पड़ता है, आपकी वारंटी पे इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपको शोरूम से कराने चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। और किन चीज़ों को आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं कि वारंटी वाइड नहीं होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, 1 by 1 क्वेश्चंस आपके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। और ये जितनी भी मैं क्वेश्चन को आपको एड्रेस कर रहा हूँ, ये खाली क्रेटा के रिलेटेड नहीं होने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस पे जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सबको एड्रेस करने की इसी वीडियो में कोशिश करूंगा। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, आप लोगों ने पूछा है कि टोटल कॉस्ट अलॉय व्हील्स की क्या है शोरूम से। सबसे पहले मैं बता दूं कि 16 इंच के जो व्हील्स आते हैं, जो टायर साइज आता है, मैंने वही रखा है स्टॉक। अपोलो 4G एलनेक टायर जो आता है, मैंने टायर को अप साइज नहीं किया है, 17 इंच की तरफ मैं नहीं गया हूँ। सो जो 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं वेन्यू वाले, हमने वो इंस्टॉल करवाए हैं, जिसकी कॉस्टिंग हमको शोरूम से पड़ी है 48,000 फॉर 4 अलॉय व्हील्स। और जो आपका रिम होता है, जो स्टील रिम्स होते हैं, वो समवेयर अराउंड 2000 या 2500 में वो बाय बैक कर लेते हैं। सो समवेयर 46,000 के आपको चारों अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इसका बेनिफिट ये रहता है कंपनी से लगवाने का कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये इंश्योरेंस में कवर्ड रहते हैं, क्योंकि आपने ये शोरूम से ही लगवाए हैं बिफोर डिलीवरी। सो अलॉय व्हील्स क्योंकि कॉस्टिंग अच्छी खासी होती है, इंडियन रोड्स का आपको पता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको शोरूम से ही लगवाना। अगर आपको 17 इंच वाले अलॉय व्हील्स लगवाने हैं, वो भी ऑप्शन कंपनी देती है आपको, शोरूम वाले देते हैं। सो इट कॉस्ट्स अराउंड 84,000। इसमें बायबैक इंक्लूड नहीं है। जो 16 इंच के आपके रिम्स होते हैं और आपके जो टायर्स होते हैं, वो कंपनी खरीदती है, उसका डीलर टू डीलर प्राइस वेरी करता है। बट ओवरऑल कॉस्टिंग विद टायर्स एंड विद अलॉय व्हील्स समवेयर आपको 84,000 to 86,000 पे करना पड़ेगा, अगर आप 17 इंच अलॉय व्हील्स की तरफ जाना चाहते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देख पा रहा हूँ, लिखा है क्रेटा का एनकैप कहाँ हुआ है भाई 2024 की। अग्रीड, बट जो प्रीवियस क्रेटा आपकी आती थी, इससे पहले वाला जो वेरिएंट था, वर्जन था, उसमें 3 स्टार रेटिंग थी। बट माइंड यू के हमेशा जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आती है, सेफ्टी रेटिंग्स जो आती है, हमेशा जो टेस्ट किया जाता है वो बेस मॉडल किया जाता है। पहले वाले वेरिएंट में आपको बेस मॉडल में सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते थे, वेयरएज अभी वाले मॉडल में आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। तो एनी विच वेज 3 स्टार रेटिंग से तो नीचे नहीं जाने वाली है, रेटिंग ऊपर ही रहेगी, या सिमिलर तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। मेरा मानना ये है, जो बिल्ड क्वालिटी मैं देख पा रहा हूँ अभी अपडेटेड वाली क्रेटा में, थोड़ी सी बिल्ड हैवी है प्रीवियस वर्जन के मुकाबले में। आप शोरूम पे जाके बोनट टू बोनट कंपेयर करके देख सकते हो सकता है कि कोई यूनिट उनके पास खड़ी हो प्रीवियस वाले वेरिएंट की, प्रीवियस वाले वर्जन की, उसका बोनट आप उठा के देखना और क्रेटा 2024 का बोनट उठा के देखना, आपको बिल्ड क्वालिटी में क्लियर कट आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो मिनिमम रेटिंग मैं 4 तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, ABS, EBD, जितने आप हिल कंट्रोल असिस्ट, सब कुछ आपको मिल जाता है, जो आप एक अच्छी गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन मैं आपका क्लियर कर पाया हूँ। क्रेटा एस ऑप्शनल और ब्रेजा ZXi प्लस मैनुअल, विच वन इज बेटर एज फैमिली कार। गाइज, अगर आप मेरे से पूछोगे, अगर आप स्पीड लिमिट्स में चलाते हो गाड़ी, बहुत डिसेंट वे में चलाते हो, 60 to 80 की स्पीड आप रखते हो, हाईवेज पे आपको एक्स्ट्रा माइल नहीं जाना है, एक्स्ट्रा स्पीड पे नहीं जाना है, तो ब्रेजा इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल कार, वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। मेंटेनेंस भी आपकी कम आएगी, रनिंग कॉस्ट भी कम आएगी, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी ज़्यादा है क्रेटा के कंपैरिजन में। वेयर एज अगर आप थोड़ा सा गाड़ी को रेव करना चाहते हो, थोड़ा हाई स्पीड्स पे चलाओगे भी, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो लेट से 100-120 के अराउंड, तो वहाँ पे आपको क्रेटा चूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेजा का सस्पेंशन आपको सॉफ्टवेयर साइड पे मिलता है, हाई स्पीड पे आपको कंफर्ट तो मिलेगा, बट वो ग्लाइडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप उसको और हाई स्पीड पे ले जाओ, क्योंकि जैसे ही कोई बम्प आता है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा उछलती है। वेयर इज क्रेटा में कंपैरेटिवली थोड़ा आपको स्टिफ सस्पेंशन मिल जाता है। सो ग्लाइडिंग इफेक्ट यहाँ भी है अगर आप एकदम हार्ड सस्पेंशन से कंपेयर करोगे, बट कंपैरेटिवली आप थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो अगर आप हाई स्पीड्स की तरफ जाते हो। सो आई होप ये वाला आंसर आपको मिल गया। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीट कवर्स की कॉस्टिंग शोरूम से क्या आई है, प्लीज कंफर्म। सो गाइज, सीट कवर्स शोरूम से लगवाने का एक सीधा रीज़न था, क्योंकि फ्रंट सीट्स में आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट
वो अपनी बेचने के लिए कुछ भी आपको बोल देते हैं कि दैट एयर बैग्स कंपैटिबल सीट कवर आपको लगा के दे देंगे और कुछ ज़्यादा वो नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट यू नेवर नो। शोरूम से लगवाएंगे तो बेटर रहेगा। कंपैरेटिवली कॉस्टिंग हाँ ऑलमोस्ट डबल पड़ जाती है, बट जब सेफ्टी की ही बात हो रही है तो सेफ्टी पे कोई कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। बाहर से आफ्टर मार्केट सीट कवर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी आपकी कॉल होगी। तो यहाँ पे हमको जो कॉस्टिंग पड़ी है सीट कवर्स की फ्रॉम शोरूम इज अराउंड 17,000 और 17,500 इतना कॉस्टिंग था। तो मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी आई है, बहुत प्रीमियम आई है, कहीं से भी फोम लूज नहीं लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 360 कैमरा इंस्टॉलेशन पॉसिबल है शोरूम से? जी हाँ पॉसिबल है, बट देन एक्स्ट्रा प्राइसिंग आपको देनी पड़ेगी। अगर आप बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ जाते हो जिसमें आपको सिर्फ बैक कैमरा मिलेगा, तो वो ही अगर आप शोरूम से लगवाते हो तो दे चार्ज अराउंड 40,000 इंक्लूडिंग स्पीकर्स। बट अगर आप इसको बाहर से करवाते हो तो आपको उतनी कॉस्टिंग नहीं आने वाली। सो ये मैं आपको बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम का बता रहा हूँ, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा, एक डिसेंट आउटपुट मिल जाएगा, 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे और बैक कैमरा मिल जाएगा। तो उसका वो 40,000 चार्ज कर रहे हैं, विच आई थिंक इज रियली ओवर प्राइस। अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवाते हो तो ज़्यादा रीजनेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद बाहर से लगवाए हैं। स्पीकर्स को लगाने के लिए कोई भी आपको वायरिंग में ऑल्टरेशन की ज़रूरत नहीं है, कपलर्स दिए हुए होते हैं। जो भी ऑल्टरेशन होगी वायरिंग की वो आपके स्पीकर्स के वायरिंग में होगी। कंपनी जो Hyundai की वायरिंग आती है गाड़ी के अंदर, उसमें किसी ऑल्टरेशन की ज़रूरत नहीं है। बाहर से अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना चाहते हैं विद 360 डिग्री कैमरा विद स्पीकर्स एंड विद सबवूफर, सो दैट वुड कॉस्ट अराउंड 55 to 60,000। सो कंपेयर आप कर सकते हो कि 40,000 में आपको सिर्फ स्पीकर्स और एक एंड्रॉयड और बैक कैमरा मिल रहा है कंपनी से। बाहर से आपको 60,000 में स्पीकर्स, सबवूफर, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपैरेटिवली विच सपोर्ट्स 360 डिग्री कैमरा। सो 60,000, 55 से 60,000 में आपको लग जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम का ब्रांड कौन सा है और प्राइसिंग वगैरह कितनी है। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे कुछ आपको फॉल्स होप्स नहीं दूंगा। मेरे पे प्रीवियसली जो गाड़ी थी फिगो थी, तो उसी में मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा रखा था, उसी में से उतारा था। जब मैंने लगवाया तो ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। ब्लॉकबस्टर ब्रांड है जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं, वायरलेस बैक कैमरा आपका सपोर्ट हो जाता है। और जो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का प्लस पॉइंट था कि आपको विदाउट एम्पलीफायर बहुत अच्छा आउटपुट दे देता है ये स्पीकर्स के थ्रू। सो इसकी कॉस्टिंग थी समवेयर अराउंड 9,000 एट दैट टाइम, प्रॉब्ली अब थोड़ा और कम हो गया होगा। अगर आप मेरे से पूछोगे तो 1 out of 50 टाइम प्रॉब्ली लैग कर जाता है ये, बट 49 टाइम्स ठीक चल जाता है। तो यार स्टॉक भी अगर कंपनी कोई देती है इंफोटेनमेंट सिस्टम, वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा लैग इशूज रहते ही हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। सो आई डोंट थिंक प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप उतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो राकेश जी ने पूछा हुआ है, प्लीज शेयर मिनिमम एसेसरीज लिस्ट फॉर ई बेस वेरिएंट। तो गाइज ये कंफ्यूजन रहती है बहुत लोगों के, क्या करवाएं क्या ना करवाएं। मैं बता देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या नीड थी और अभी क्या करवाना बाकी है, जो मैं करवाने वाला हूँ फॉर श्योर। जो मैंने इसमें ऑलरेडी करवा दिया है, सबसे पहले तो हेडलाइट्स की तरफ चलते हैं। तो हेलोजन आपको मिलती है जिसमें बहुत ही बेसिक आउटपुट आपको मिलता है। तो अगर आपने पहले एलईडी सेटअप यूज़ किया हुआ है अपनी गाड़ी में, तो आप इसके साथ तो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो सकते। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो एलईडीज ही डलवाई थी इसमें फ्रंट में, जिसमें एक प्रोजेक्टर के अंदर आई थी और एक हाई बीम के अंदर आई थी। सो ये मैंने करवाया था। सन ग्लास होल्डर मैंने लगवाए हैं। क्यों? क्योंकि सन ग्लास होल्डर के ऊपर आप सबसे पहले तो अपने एंड्रॉयड सिस्टम जो आप आफ्टर मार्केट लगवा रहे हैं उसका माइक छोड़ सकते हैं, सो दैट वो गाड़ी में ऑड नहीं लगता। अगर आप सनग्लास होल्डर नहीं लगवाएंगे तो वो जो माइक होता है ब्लैक कलर का, वो आपको या तो अपने ड्राइवर सीट के ऊपर या पिलर ए के आसपास आपको वो फिट करवाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा ऑड लगता है। दूसरा पॉइंट सनग्लास होल्डर को लगवाने का ये था कि आगे आपकी केबिन लाइट्स नहीं आती हैं, सिर्फ पीछे की तरफ आती थी, तो काफ़ी ज़्यादा डार्क लगता था केबिन। तो आपको 2 केबिन लाइट्स मिल जाती है सनग्लास होल्डर के अंदर ही, और फॉर श्योर थर्ड जो उसका मेन यूज़ है सनग्लास रखने वाला, तो वो भी आपका फुलफिल हो जाता है। कंपनी से अगर लगवाएंगे फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वहाँ पे कपलर यूज़ किया जा सकता था, क्योंकि जब मैं आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा रहा था तो वहाँ पे माइक जब रखना था उसके ऊपर, तो जो बंदा इंस्टॉल कर रहा था उसने मुझे को खुद दिखाया कि वहाँ पे कपलर यूज़ किया जा सकता था, बट उन्होंने वो वायरिंग करके टेप मारी हुई है। वहाँ पे वायरिंग कट नहीं हुई है, बट कपलर यूज़ हो सकता था, मैं ये कह रहा हूँ। सो वारंटी वाइड का कोई चक्कर नहीं है।
फिनिशिंग अगर आप कंपनी से लगवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखने का मौका नहीं मिलता कि पीछे से वो कैसी वायरिंग कर रहे हैं, बट वारंटी वाइड नहीं होती क्योंकि आप डीलर से ही करवा रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। तीसरी चीज़ जो मैंने करवाई थी, सीट कवर्स, एज यू नो 7 कॉस्टिंग मैंने आपको बताई दी है। चौथी चीज़ मैंने अलॉय व्हील्स लगवाए थे। पांचवी चीज़ GFX मैट पड़वाई हैं जो कि एकदम अच्छी फिटिंग में आपको मिल जाते हैं। आफ्टर मार्केट आप ले सकते हैं, कंपनी से लेंगे तो फॉर श्योर वो ऑलमोस्ट डबल जाता है। रूफ रेल्स मैंने कंपनी से नहीं लगवाए थे, बाहर से लगवाए थे। कंपनी जो मेरे को कोट कर रही थी वो था अमाउंट समवेयर अराउंड 7500 का, बाहर से मेरे को 2100 रुपये में मिल गए हैं, जो कि आई गेस गैलियो के हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइसिंग है। वारंटी वर्ड आपकी होती नहीं क्योंकि कोई भी वायरिंग का चक्कर यहाँ पे है नहीं, तो आप बाहर से ही करवाना मैं सजेस्ट करूँगा इसको। कैमरा मैंने हाँ कंपनी से ही करवा दिया था क्योंकि एक उनका रीज़न था कि इतने की एसेसरी आपको लेनी है, तो उसमें मैंने कैमरा इंक्लूड करवा दिया था, बैक कैमरा जो था। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाते हुए सिर्फ जो मैंने बाहर से करवाया था उसमें उस बंदे को सिर्फ वायरिंग अटैच करनी पड़ी थी और कैमरा वो लग गया था। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने करवाई हैं गाड़ी में, मेरे हिसाब से आपको भी करवानी चाहिए। फर्स्ट इज़ के स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए बहुत ईज आउट कर देते हैं आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को। बार बार आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ नहीं जाना पड़ता ट्रैक चेंज करने के लिए, आप स्टीयरिंग से ही कर सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शोरूम से ही करवानी चाहिए, दैट इज क्रूज कंट्रोल। आफ्टर मार्केट में ऑल्दो आपको हाफ रेट में पड़ जाएगी, बट क्रूज कंट्रोल इज समथिंग दैट आपको शोरूम से ही या फिर डीलर से ही करवाना चाहिए। रीज़न बीइंग वहाँ पे कहीं ना कहीं सेफ्टी आपकी स्टेक पे रहती है। बाहर से आपको नहीं पता कि वो कौन सा क्रूज कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, भले ही जेन्युइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट कॉपी है सेकंड कॉपी है, कितना रिलायबल होगा। कंपनी से अगर आप करवा रहे हैं, पहली चीज़ तो वारंटी के अंडर ही रहता है, दूसरी चीज़ इंश्योरेंस के अंडर रहता है, तीसरी चीज़ 5000 रुपये में आपको क्रूज कंट्रोल लग जाता है और 9000 रुपये में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स प्लस क्रूज कंट्रोल लग जाता है। तो 9000 रुपये इस चीज़ के लिए बहुत ही नॉमिनल है मेरे हिसाब से। हो सकता है आपका व्यू अलग हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको डीलर से ही लगवाना। और गाइज बहुत लोग मेरे को इस चीज़ पे प्रीवियस वीडियो में ये भी बोल रहे थे कि एलिवेट इज़ मच बेटर। मैंने वीडियो में खुद बोला है कि एलिवेट अगर आप 6 फीट से छोटे हैं या फिर 6 फीट तक की अगर आपकी हाइट है तो शायद आपके लिए ठीक है। उससे ऊपर अगर आपकी हाइट है और आप उसको ड्राइव करने वाले हैं तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे वो आपको दिक्कत देने वाली है। आप उसमें अपनी फेवरेट या फिर फेवरेबल पोजीशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे चलाने के लिए, ड्राइविंग के लिए। वो बहुत ही ऑर्डली बनाई हुई उसका नीचे का प्लेटफॉर्म है, होंडा सिटी वाला प्लेटफॉर्म है, बट क्योंकि उन्होंने वो एसयूवी लुक देना था तो नीचे का जो फ्लोर है उसमें उनका एंगल सही नहीं आ रहा है और सीट ट्रेवल जो है, ड्राइवर सीट ट्रेवल, वो मैंने बताया हुआ है, वो भी कम है। सो एलिवेट के केस को छोड़ने का एक रीज़न ये भी था। दूसरी चीज़ है कि क्रूज कंट्रोल जैसा प्लेजर अगर आपको 5000 रुपये में मिल जाता है Hyundai क्रेटा में, तो गाइस कौन छोड़ना चाहेगा यार। LED सेटअप आप बाहर से करवा सकते हो, इंफोटेनमेंट सिस्टम आप बाहर से करवा सकते हो। क्रूज कंट्रोल अभी तक तो Honda एलिवेट में ऑप्शन नहीं आया कि आप बाहर से करवा सकते हो। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बता देना, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, बट कंपनी की चीज़ कंपनी की होती है। अगर मेरे को डीलर ही करके दे रहा है तो आई वुड लाइक टू गो अहेड विद दैट ओनली। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक किसी भाई ने नीचे कॉमेंट में ये भी लिखा था कि क्रेटा ले लिया, अब ले लिया तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। कमेंट्स में अगर फीडबैक देने हैं आप तमीज़ से दीजिए, मैं बिल्कुल तमीज़ से लूँगा उन्हें। गाली गलौच अगर करेंगे आप तो ना तो वो मेरे लिए अच्छा है और शायद आपके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसको मैं, जो फीडबैक था वो शायद जेन्युइन था, उसको रखने का तरीका बहुत ही गलत था। रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे से ना करो, क्योंकि आई डोंट वांट के जहाँ पे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे रहा हूँ कार्स के रिलेटेड, वहाँ पे गाली गलौच वाली चीज़ें जाएँ। सो वुड रिक्वेस्ट यू कि आगे से आप जो भी फीडबैक दे रहे हैं वो एक डिसेंट वे में दें। सो होंडा एलिवेट की बात हो रही थी तो वही साइड के कर्व वेट होंडा एलिवेट का क्रेटा से ज़्यादा है, तो होंडा एलिवेट की बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी। पहली चीज़, आई पर्सनली लव होंडा एलिवेट, बट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग वो नहीं मैच हो रही थी, मेरे लिए ड्राइविंग प्लेजर नहीं क्रिएट हो रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर दी। मैंने गाड़ियाँ ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और आपकी क्रेटा बैक टू बैक ड्राइव करी थी। तीनों शोरूम्स आसपास थे, एक के बाद एक चला के देखी हैं। क्रेटा मेरे लीस्ट प्रायोरिटी पे थी, लास्ट प्रायोरिटी पे थी, बट समवन सजेस्टेड कि आपको चला के देखनी चाहिए। लास्ट में चलाते हुए भी अगर मेरा माइंड उसको कंसिडर पहले नहीं कर रहा था और वो तुरंत कर रहा है तो यार गाइस कुछ तो बात थी गाड़ी में, कंफर्ट आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, जो उन्होंने बोला था कि कर्व वेट में डिफरेंस है। सो पहले जो आपको होंडा एलिवेट में कर्व वेट मिलता है वो मिलता है समवेयर अराउंड
1295 kgs, और जो आपको क्रेटा में मिल जाता है दैट इज 1305 kgs। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्रेटा 2024 जनवरी तक जो आती थी, जो प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट था। इस क्रेटा में बिल्ड क्वालिटी और बेटर हुई है, 4 चीज़ें आपकी और जुड़ी हैं। तो कर्व वेट आई एम अज्यूमिंग बहुत जल्दी नंबर्स आपको मिल ही जाएंगे, प्रॉबली इन नेक्स्ट 7 days 15 days और अ मंथ मैक्सिमम, बट आई एम अज्यूमिंग कि 1350 kgs के अराउंड इसका कर्व वेट होने वाला है। सो गाइज, होंडा एलिवेट डेफिनेटली आई लव दैट कार, बट हाँ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने उसको ड्रॉप किया। बाकी जिसको जो बोल रहा है बोलते रहो, बट तमीज़ में बोलो, अगर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखो। नेक्स्ट एक और आया था कि ग्रैंड विटारा 4 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म पे बनी है, क्रेटा का 2 स्टार ही आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पहली चीज़ तो 2 स्टार आएगा नहीं, 3 स्टार था लास्ट, उससे ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि बेस वेरिएंट हमेशा क्रैश टेस्ट में ले जाए जाते हैं। पिछले बेस वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग्स मिलते थे, यहाँ पे 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, जो कि पहले 2 आपको डिस्क ब्रेक मिलते थे, सिर्फ फ्रंट में, पीछे के ड्रम ब्रेक्स हुआ करते थे। सो बिफोर कमेंटिंग, पहले फॉर श्योर आपके लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे, आप किसी गाड़ी को ज़्यादा अच्छा मानते होंगे, किसी को बुरा मानते होंगे, अप टू यू, बट अपने रिसर्च थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसे ही चलते फिरते कुछ भी मत लिखा करो, और लिख रहे हो तो आई वुड लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। अगर आप नीचे कोई लिंक डाल देते हो, आई विल बी हैप्पी कि अगर आप मेरे को गलत प्रूव कर रहे हो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी था जब मैंने डीजल से पेट्रोल की तरफ स्विच किया था, क्योंकि जब मैं फिगो चला रहा था तो 100 bhp मिलती थी, अराउंड 230 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता था, क्योंकि एक्सेसिवली ज़्यादा था उस गाड़ी के हिसाब से। वही इंजन इको स्पोर्ट में भी लगाता था। तो आप सोच सकते हो कि जो गाड़ी इको स्पोर्ट से वेट में कम हो, साइज में कम हो, और इंजन इको स्पोर्ट वाला हो, डीजल वाला, तो वो क्या पंच देती होगी। तो ये डाउट मेरे माइंड में भी था कि जो इन्होंने लिखा है इज़ 115 bhp एंड 143 न्यूटन मीटर टॉर्क इनफ। तो गाइज ये डाउट था मेरे माइंड में, बट व्हेन आई ड्रोव इट, फॉर श्योर आपको डीजल वाला पंच नहीं मिलेगा। लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप पेट्रोल की तरफ जा रहे हो नेचुरल एस्पिरेटेड, सो आपको डीजल वाला पंच नहीं मिलने वाला। आपको थोड़ा तो पिकअप पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट मैंने इसको स्टीप हाइट पे चढ़ा के देखा हुआ है फर्स्ट गियर में। सो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के ये आराम से ऊपर चढ़ जाती है। स्टीप हाइट पे मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई 30 डिग्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 45 to 50 डिग्रीज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो कोई आपको ऐसा नहीं लगता कि पावर की कमी है या कुछ है, गाड़ी बहुत पावर्ड है। हाँ, लीनियर पावर आपको मिलती है। अगर आप एकदम से रेव करोगे, गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे, सो वो जो 100 पे पहुंचना होता है उसमें टाइम लेती है गाड़ी, बट गाड़ी की टॉप स्पीड भी आई वुड से अराउंड 170-180 है। 120-130 तक मैं चला के देख चुका हूँ। सो पावर की कमी मेरे को बिल्कुल फील नहीं होती। डीजल के कंपैरिजन में अगर मैं कंपेयर करके चलूँगा तो फॉर श्योर वो थोड़ा आपको कम मिलेगा। अगर आपकी प्रायोरिटी पावर ही है, दैट टू विद पेट्रोल, सो गो फॉर द टर्बो वेरिएंट। वो आपको ऑलमोस्ट 160 bhp दे देगा और 250 या 230 न्यूटन मीटर टॉर्क दे देगा। सो वो आपको डीजल वाला पंच देने वाला है। बट नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ अगर जा रहे हो, सो कंफर्ट और लीनियर पावर डिलीवरी, ये 2 चीज़ें आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। सो गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडियंस के माइंड में रहता है, वो मैंडी ने पूछा हुआ है, माइलेज कितना देती है। सो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, 1.5 लीटर। सिटी में मैं अगर आपको बताऊं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में समवेयर अराउंड 13 to 14 kmpl आपको दे देगी। हाईवेज पे इजीली बता रहा हूँ कि 18 to 19 kmpl आपको निकाल के दे देगी 100 की स्पीड पे, अगर आप 5 लोग भी जा रहे हो, दैट टू विद लगेज। मैंने ट्राई कर लिया है, मैं हाईवे पे लेके गया हूँ, 100 की स्पीड थी कांस्टेंट। सो 18 to 19 kmpl इज व्हाट आई वाज गेटिंग। एक कमेंट और देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, महेश जी ने लिखा है, न्यू क्रेटा लुक्स सो ऑर्डिनरी, व्हाई पीपल आर सो क्रेजी फॉर इट। सो महेश जी, अग्रीड। सो लुक्स बोल लीजिए, या फिर आप जो मैंने पहले सुना हुआ था कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, ये नहीं होता, मैं लीस्ट प्रायोरिटी पे रख रहा था इसको अपनी लिस्ट में। बट देन आप अगर एक बार चला लेते हैं तो आपको क्लियर कट डिफरेंस मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स। मेरा सजेशन होगा, अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हैं तो बैक टू बैक जितने भी ऑप्शंस आपके माइंड में हैं उनको बैक टू बैक चला के देखना, बीच में डिफरेंस ना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप बैक टू बैक चलाते हैं तो इंजन परफॉर्मेंस और कंफर्ट लेवल आपको तुरंत क्लिक हो जाता है कि किस गाड़ी में कितना बेटर है, कितना कम है। सो दैट्स ऑल।
सो गाइस आई होप क्रेटा के रिलेटेड मैं आपके डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ बेस वेरिएंट के रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जो भी पहले वाले वीडियोस पे आए हुए हैं। सो किसी ने पूछा हुआ है कि ब्रेजा का माइलेज कितना आता है। सो दैट्स अराउंड 20 kmpl ऑन हाईवेज, सिटी में 15 के अराउंड आपको निकाल के देती है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप क्रेटा ब्रेजा में अगर कंपेयर कर रहे हैं किसी गाड़ी को लेने का, तो अगर आपकी प्रायोरिटी फ्यूल इकोनॉमी है और आप डिसेंट वे में गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेजा की तरफ जाइए। फॉर श्योर आपको रिलायबिलिटी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, अच्छी सर्विस मिल जाएगी, मारुति का नेटवर्क मिल जाएगा। Hyundai की तरफ अगर जाएंगे रिलायबिलिटी वहाँ पे भी मिलेगी, अच्छी सर्विस वहाँ पे भी मिलेगी, बट देन आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्यूल पे, इकोनॉमी पे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी हैवी है और थोड़ी सी बड़ी है ब्रेजा से। गाइस प्रीवियस वीडियोस में जो एलिवेट का रिव्यू था उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि किसी ने पूछा हुआ है कि होंडा सॉल्व्ड NVH इन लेटेस्ट मॉडल्स। सो हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी थी एलिवेट में मेरे को जब मैंने टेस्ट ड्राइव किया। जब आप गाड़ी के अंदर होते हैं तो NVH लेवल्स बहुत आए हैं। अब कुछ लोग उसको स्पोर्टीनेस से कनेक्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी चाह रहा हूँ, एक अच्छी गाड़ी चाह रहा हूँ जिसमें मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा सकता हूँ, तो वो शोर शराबा नहीं आना चाहिए, आप म्यूज़िक एंजॉय कर पाएँ। NVH लेवल होंडा में सॉल्व नहीं हुए हैं। क्रेटा में अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो क्रेटा में अगर होंडा में आपको 18 मिल रहे हैं तो क्रेटा में आप 20 मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइलेंट केबिन आपको मिल जाता है क्रेटा में कंपैरेटिवली। इसकी वजह से भी हम क्रेटा की तरफ गए थे कि NVH लेवल्स बहुत बेटर थे होंडा एलिवेट के कंपैरिजन में। सो गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी डीजल ट्रॉनिक के रिलेटेड। अगर आप लोग उसको कंसिडर कर रहे हो फॉर इफ़ यू आर हैविंग अ डीजल कार, सो उसके लिए अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो क्या कुछ आपको चीज़ें दे देता है वो। काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो मैंने अप्रॉक्स 1 साल के लिए यूज़ किया था, लास्ट मार्च में लगाया था अपनी फीगो में, और अभी मार्च में मैंने फीगो को सेल किया है तो मैंने तब वो उतरवा दिया था। तो ऑलमोस्ट 1 साल मैंने वो यूज़ किया। क्या कुछ अच्छा था उसमें, क्या कुछ अच्छा हो सकता था, वो मैं बता देता हूँ। एक तो जो पावर डिलीवरी होती है, जो टर्बो लैग होता है डीजल में, जो आपको टर्बो पंच करता है 2000 RPM के ऊपर, वो आपके RPMs नीचे पंच करने लगता है अगर आप डीजल ट्रॉनिक यूज़ करते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टॉक गाड़ी डीजल जो है वो 2000 RPM पे टर्बो लॉन्च कर रही है, टर्बो को यूज़ कर रही है, सो डीजल ट्रॉनिक लगाने के बाद समवेयर अराउंड 1500-1600 RPM पे आपका वो किक इन हो जाता है टर्बो। दूसरा पॉइंट, हाँ हाई स्पीड तो ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है, बट 0 to 100 अगर आप काउंट करोगे तो वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स या सेकेंड से बेटर हो जाती है अगर आप डीजल ट्रॉनिक यूज़ करते हो P2 पे और P1 पे। अकॉर्डिंगली P1 पे थोड़ी सी पावर आपको कम मिलेगी, P2 पे ज़्यादा मिलेगी। P1 इज़ आई वुड से द बेस्ट मोड फॉर सिटी यूजेज। आपकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ जाती है और आपको एक अच्छा खासा पंच मिल जाता है सिटी के हिसाब से। P2 आई वुड से इज़ मोर सूटेबल फॉर हाईवेज, क्योंकि वहाँ पे डीजल है आपकी गाड़ी, ऑटोमेटिकली अच्छा एवरेज देने वाली है, तो 1-2 kmpl का अगर नीचे भी जाएगा तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बट हाईवेज पे अगर आप P2 के साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग प्लेजर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एक और अच्छी चीज़ जो मेरे को उसमें लगी कि आपके पास पावर ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप गाड़ी को ट्यूनिंग करवाते हैं तो वारंटी तो वॉइड होती ही होती है, प्लस आपको फिर उसी ट्यूनिंग के साथ गाड़ी को चलाना पड़ता है। लेट्स से अगर आपने ट्यूनिंग करवाने के बाद 30% पावर गेन कर ली है तो आपके पास वापस ऑप्शन नहीं रहता कि आप अगर उसे कभी उसे कम पावर पे चलाना चाहें, या फिर अगर आप कंपनी में ले जा रहे हैं तो आपकी वारंटी वाइड ना हो। वेयरएज डीजल ट्रॉनिक के केस में आपको ये नहीं फेस करना पड़ता। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप ECU को निकाल के अपने पास रख लें और एक आपका सॉकेट आता है, वो ECU की जगह पे आप लगाएंगे तो कंपनी इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकती कि आपकी वारंटी वाइड होगी, क्योंकि कपलर टू कपलर फिटिंग होती है और ECU आपके उस पर नहीं होता अगर आप सर्विस के लिए भेज रहे हैं। और एल्स अगर गाड़ी में कुछ मेजर हो गया है, एक्सीडेंट हो गई है, तो आप बंदे को बुला सकते हैं, वो उसको अनइंस्टॉल कर देगा और आप गाड़ी को दे सकते हैं। वेयरएज ट्यूनिंग के केस में आपको वापस स्टॉक ट्यूनिंग करवाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो डीजल ट्रॉनिक का एक प्लस पॉइंट ये भी था। माइनस पॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक लगा है कि विद टाइम वो थोड़ी सी वाइब्रेशन बढ़ा देता है इंजन में। सो इनिशियली आपको फील नहीं होगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने फील नहीं होगा, बट आफ्टर प्रॉबली यूजेज ऑफ 9 months 10 months थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होंगे, थोड़े से, बहुत माइन्यूटली। बट अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ही आपको पता चलेंगे। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो उस चीज़ को तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाइब्रेशन चेंज हुआ है। मेरे को कैसे पता चला था
जब गाड़ी में से मैंने डीजल ट्रॉनिक अनइंस्टॉल करवाया तो जो इंस्टॉलेशन के टाइम तक गाड़ी केबिन के अंदर वाइब्रेशन जो थी, अनइंस्टॉल करवाने के बाद तुरंत बाद जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि गाड़ी स्टार्ट है मेरी डीजल होते हुए। क्योंकि फोर्ड की तरफ से इंसुलेशन काफ़ी अच्छा आता था तो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली कम आती थी गाड़ी में। पता नहीं चलता था कि अगर आप एक कांस्टेंट आरपीएम पे रेव कर रहे हो गाड़ी को तो पता नहीं चलता था कि आप डीजल ही चला रहे हो, क्योंकि अंदर डीजल इंजन की नॉइस नहीं आया करती थी। ऊपर से डैम्पिंग भी मैंने करवा रखी थी तो बिल्कुल ही साइलेंट केबिन हुआ करता था। बट वाइब्रेशन का थोड़ा आपको फील हो जाता है फ्लोर में, पेडल्स में। बट अनइंस्टॉल करवाने के तुरंत बाद जब मैं बैठा तो मेरे को पता नहीं लग पा रहा था कि गाड़ी स्टार्ट है भी या नहीं। तो वो वाइब्रेशन अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ही वो ऑब्जर्व होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। सो गाइज आई होप Q&A सेशन आपको पसंद आया होगा। आपके क्वेरीज जो भी थे मैंने कुछ क्लियर कर दिए होंगे। अगर नहीं कर पाया हूँ कहीं पे आपको दोबारा से कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इन डेप्थ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इन केस अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। गाइस सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, मैं देख रहा हूँ कॉमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ व्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कैसे मोटिवेशन आएगी। सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियोस लग रही हैं कि नॉलेजेबल हैं तो अपने फ्रेंड्स में, सर्कल्स में शेयर कर देना, लाइक करना मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।